हम इस वक्त मौजूद हैं खनौरी बॉर्डर पर और हमारे साथ देश का वो नौजवान है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं किसान नेता और नौजवान आंदोलनकारी अभिमन्यु कुहार साहब का। कुहार साहब, पहले तो स्वागत है आपका किसान तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुहार साहब, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 100 दिन से आप इस आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं। अभी तक किस तरह की सरकार के साथ चर्चाएं हुई, क्या हालात रहे और क्या उम्मीदें आगे आपको हैं? देखो, मुझे एक चीज़ लगती है, जो अब तक का पूरा आंदोलन हुआ, जो सारी चीज़ें हमने देखी, एक जो मेरे मन में विचार आता है सरकार का रवैया देख के, वो ये आता है कि कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज हमारे देश में वो लोकतंत्र की जगह लठतंत्र बना दिया गया है, गोली तंत्र बना दिया गया है। देश का वो अन्नदाता जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, जो धरती को चीर के अन्न उगाता है और पूरे देश को भोजन मुहैया कराता है, वो जब प्रधानमंत्री जी को उनके स्वयं के वायदे याद दिलाने के लिए दिल्ली जा रहा था, जो एमएसपी गारंटी कानून की बात प्रधानमंत्री जी ने 2011-12 में कही थी, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। 2014 से 2024 तक वो सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। उसी तरीके से 2014 से पहले वो कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, उसके बाद 2015 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि इस रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 2014 से लेकर 2022 के बीच में ये उन्होंने स्वीकार किया पार्लियामेंट में उनकी सरकार ने कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए किया गया। तो हमारा ये कहना है, वो अक्सर कहते थे प्रधानमंत्री जी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई, ये प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को बताना चाहिए। अभी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें कहा कि भाई ये 75,000 किसान हैं, ये वो किसान हैं जिनकी आय दोगुनी हुई है। तो आप जैसे कुछ पत्रकार जब वहाँ पे गए उस लिस्ट के हिसाब से नाम देख के, तो यूपी में दादरी एक जगह पड़ती है गौतम बुद्ध नगर में, तो वहाँ उसमें एक किसान का नाम लिखा हुआ था सचिन का कि इसकी आय दोगुनी होगी। तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी आय कैसे दोगुनी हुई, तो उसने कहा कि मेरे नाम तो जमीन ही नहीं है, मैं तो खेती ही नहीं करता। तो ऐसे ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम डाल दिया आप, जो ना खेती करते, ना उनके पास जमीन है, सिर्फ वो खाना पूर्ति करी गई। तो ये सारी चीजें जब प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए देश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली जाना चाह रहे थे, जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसी तरीके का नरसंहार अपने ही देश के लोगों का यहाँ देखने को मिला। जिस तरीके से जो आज की 21वीं सदी के जनरल डायर हैं, उन्होंने जो गोलियां चलाई हैं नौजवानों के ऊपर, 5 नौजवान बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली उन्होंने 80-80 साल के बुजुर्गों के शरीर के आर पार गोली कर दी उन्होंने, इंजेक्टर मोटार जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। अभी आज हम एक व्यक्ति नौजवान लगभग 35 साल का सुखपाल सिंह, भटिंडा जिले का, उससे मिलके आ रहे थे अभी हम, उसके सर पे इंजेक्टर मोटार मारा गया सीधा निशाना बना के, उसकी सर की खोपड़ी का एक हिस्सा यहाँ पे निकाल के उसके पेट में उसके डाल रखा है डॉक्टरों ने, और 150 टाँके उसको आए हुए हैं। पता नहीं वो जीवन में कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। 22-22 साल के वो नौजवान लड़के जो अरमान देख रहे थे कि हम बड़े होकर देश की सेवा करेंगे, जो सपने देख रहे थे हम देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को, किसान मजदूर समाज को आगे बढ़ाएंगे, उनके आंखों पे गोली मार मार के उनकी आंखों की रोशनियां छीन ली गई। तो ये किसी भी तरीके से कोई लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। अगर लोकतंत्र, मैं एक बात कहूंगा आपको, 13 फरवरी को यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 2-2.5 महीने पहले जर्मनी में, रोमानिया में, फ्रांस में, वहाँ पे किसान आंदोलन हुआ। सरकार ने वहाँ उनके किसानों की मांगे मानी या नहीं मानी वो अलग विषय है, लेकिन 1 से 1.5 महीने तक वो सड़कों पे रहे। अपने देश की राजधानियों में भी वो चले गए ट्रैक्टर लेके सड़कों पे, लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर पानी की बूंद तक फेंक दे। ये है लोकतंत्र। लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरीके से हजारों राउंड गोलियां फायर करी गई, और जिस तरीके से नौजवान बच्चों को उकसाने के लिए जो पुलिस के लोग जो सिविल ड्रेस में जो आए हुए थे, जो नरसंहार को उन्होंने अंजाम दिया, तो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज़ाद भारत में भी इस तरीके के जनरल डायर पैदा होंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, देखिए, जब जनरल डायर हुए थे तो उधम सिंह भी हुए थे, जिन्होंने उस चीज़ का बदला लिया था। आज भी उधम सिंह पैदा होंगे, लेकिन आज के उधम सिंह बंदूक से नहीं, आज के उधम सिंह संविधान से, कानून से,
माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्याय जरूर हासिल करेंगे और जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने ये गोलियां चलाने के आदेश दिए हैं, अपने लोगों को मारने के जो आदेश दिए थे, उन नेताओं के साथ भी न्याय किया जाएगा। जिसने गलत काम किया है उसको वो चीज भुगतनी पड़ेगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं 10 साल बाद, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। और आज के जो उधम सिंह हैं, जो पढ़े लिखे जो वकील हैं, उनके माध्यम से कोर्ट, संविधान और नियम के माध्यम से दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कुहार साहब, एक आरोप आप लोगों पर भी ये लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से ऐसा हुआ हमारे साथ, एक आरोप आप पर ये लगता है कि हरियाणा के पुलिस अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों ने पराली जलाई, उसमें जहरीली चीज़ें मिलाई और हमारे ऊपर वो उसका धुआं छोड़ा गया ताकि हमें भी नुकसान हो सके। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, नहीं, जहरीली चीजें क्या डाली गई, क्या जहरीली चीज है हमारे पास यहाँ पे? मिर्च पाउडर का नाम लिया उन्होंने। तो ये सब कहने की बातें हैं। आप किसानों के पास कहाँ से जहरीली चीजें आ गई? सरकार को जवाब इस बात का देना चाहिए कि एक जो बहुत सारे अवशेष हमें पड़े मिले, जो बोतलों के जो हमारे ऊपर इस्तेमाल की गई, एक हिल्टी HTRE10 नाम की एक दवाई थी, एक जो वो इस्तेमाल करी गई, उसके अंदर वो जहरीली गैसें हैं, आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए, वो जहरीली गैसें हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाए तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। कोई प्रेग्नेंट महिला उसकी चपेट में आ जाए तो उसका बच्चा गिर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाए, उसका बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उन लोगों के जीन्स डैमेज हो जाएंगे, मतलब ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। हम एक बात कह रहे हैं, 13 तारीख की अगर आप बात करो, 13 तारीख को सारे किसान यहाँ आए, 13 तारीख को इन्होंने 30 से अधिक किसानों को यहाँ पे घायल किया, 100 से अधिक किसानों को शंभू बॉर्डर पे घायल किया, 14 तारीख को सैकड़ों किसानों को घायल किया शंभू और खनौरी बॉर्डर पे मिला के। उसके बाद 21 तारीख को लगभग 12 सवा 12 बजे जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, बिल्कुल यहाँ लखविंदर जी भी बैठे हैं, हम भी सारे थे, सारे साथी मौजूद थे वहाँ पे, विजयपाल जी और सब लोग थे, तो हमने सब किसान भाइयों से ये कहा कि भाई अभी हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। और तमाम किसानों ने ये कसम खाई कि भाई पुलिस चाहे कैसा भी हमला करे, हमारा हाथ नहीं उठेगा, ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये पुलिस वाले जो जुल्म हमारे ऊपर करना चाहे वो कर सकते हैं। 12 सवा 12 बजे अचानक से पुलिस द्वारा बिल्कुल अनप्रोवोक्ड गोलाबारी शुरू करी जाती है, जहरीली गैसें किसानों के ऊपर फेंकी जाती हैं। 1 बजे के आसपास शुभकरण सिंह की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। 3 बजे वो बॉर्डर कूद के ट्रैक्टर तोड़ने के लिए आते हैं, ट्रैक्टर तोड़ते हैं, ट्रैक्टरों को केमिकल इस्तेमाल करके जो वाटर के हमारे पानी पीने के टैंकर थे उनमें वो डालते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो इस तरीके की चीज़ें सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि देखिए, ये देश कानून और संविधान से चलता है। ये नहीं है कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाएगा या कोई राजनेता अपनी मनमर्जी चलाएगा। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, जब माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है, तो हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करती है कि आप इसकी जांच बंद कराइए, क्योंकि अगर इसकी जांच होगी तो हमारे अधिकारियों का हौसला डाउन हो जाएगा। इसका मतलब इटसेल्फ क्लियर है कि हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने ये मान लिया कि उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन गोलियों में हमारे नौजवान शहीद हुआ है, जिन गोलियों के कारण हमारे नौजवानों की आंखों की रोशनी आ गई है, उन्होंने वो इंजेक्टर मोटार चलाए हैं जिनसे लोगों को इतनी गहरी चोटें आई हैं। भाई अगर उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए कि जांच नहीं होनी चाहिए? अगर वो ईमानदार है, अगर वो सच्चे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ बात कहते हैं, हमारे पास हमारे सारे वीडियो एविडेंस मौजूद है। इस चलते आंदोलन के दौरान उन्होंने 307 के 3-4 पर्चे हमारे ऊपर कर रखे हैं, आर्म्स एक्ट का पर्चा कर रखा, पता नहीं क्या क्या कर रखा है उन्होंने। हम जब जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, अगर हम जब ईमानदार है, हम कहते हैं आप दिखाओ एक भी एविडेंस दिखाओ ना। हमने कहाँ किसी को चोट मारी, कहाँ हमारे हाथ में हथियार था? आपके पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए, HD कैमरे लगे हुए जो कई 100 मीटर तक देखने में सक्षम है। आपने ड्रोन यहाँ लगाए हुए थे, आप दिखाइए तो सही। मैं गारंटी से ये बात कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, हमारे और छोटो, आप मेरे हाथ में कई हथियार दिखा दो जो आप आर्म्स एक्ट का पर्चा लगाते हो, हम सामाजिक जीवन भी छोड़ देंगे और
छोटी मोटी नहीं, हमें फांसी की सजा ये दे दे, हम फांसी की सजा को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये उनसे प्रार्थना करता हूं, जो मौके के अधिकारी हैं, वो एक भी वीडियो एविडेंस, एक भी ड्रोन की फुटेज, एक भी कैमरे की फुटेज दिखा दे जिसमें मेरे हाथ में हथियार हो। एक में भी दिखा दें, वो जो सजा देंगे, मैं कहूंगा जो सजा देंगे उसको भी छोड़ो, मैं खुद कहूंगा कि मुझे फांसी की सजा दी जाए अगर मेरे हाथ में कोई भी फायर आर्म, कोई भी हथियार था। कहने का मतलब यह है। और पता है क्या, मुझे कई बार हंसी आती है बैठ के, पता है कैसे कैसे मुकदमों में क्या लिखा हुआ, मुकदमों में लिखा हुआ है कि भाई ये नेता आए और अभिमन्यु कुमार नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने खालिस्तानी नारे लगवाए, ये करे वो करे। अभी इनको मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा, उन अधिकारियों से थोड़ा बहुत स्टडी जरूर किया करें। कोई भी मुकदमे, कोई भी झूठे मुकदमे दायर करने से पहले जिन व्यक्तियों के खिलाफ आप झूठे मुकदमे कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जरूर आप जान लीजिए। हमने कश्मीर में जाके देश के लिए उन इलाकों में काम किया, वहां के किसानों के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए उन इलाकों में काम किया है जहां पे जिन गांवों में कोई अधिकारी उस समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां जाके हमने देश के लिए काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, भारतीयता को मजबूत करने का काम किया है, अपने देश की एकजुटता को और अधिक से अधिक समृद्ध करने का काम किया है। तो जब हम वहां आतंकियों की गोलियों से नहीं डरे, दिन में रात में जब भी गए, हमने वहां काम किया, वहां पे पूरे सारे भाईचारे को जोड़ने के लिए, कश्मीर के लोगों को, किसानों की जो समस्या थी उसके लिए भी हम लड़े, पूरे देश के किसानों को एकजुट किया। जब हम वहां आतंकवादियों की गोलियों से नहीं डरे, हम वहां क्या करने गए थे? देश की सेवा के लिए ही गए थे ना, देश की सेवा का जज्बा था, इसलिए वहां गए थे। और आज ये हमें खालिस्तानी बता रहे हैं भाई। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है अधिकारियों से, अधिकारी बड़े मान सम्मान के योग्य हैं, आप जितने झूठे मुकदमे करना चाहे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी जरूर किया कीजिए कि भाई किस व्यक्ति पे आप मुकदमे कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या सेवा करी है, देश के प्रति क्या जज्बा है, वो थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। कौर साहब, एक आरोप ये भी लगता है कि आपने चुनाव का वक्त चुना, जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले थे, जब माहौल चुनाव का गरमाया हुआ था, तब आपने एक तरह से ये वक्त चुना ताकि मोदी सरकार का आप लोग विरोध कर सकें। तो क्या सच्चाई है इसमें कि आपने चुनाव का वक्त क्यों चुना, और या फिर इसको लेकर क्या एक हलचल जो हुई वो क्या थी? नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव से पहले हम आंदोलन नहीं कर सकते क्या? भाई हमारे देश का ऐसा कोई कानून हो, ऐसा कोई नियम बना रखा हो, मोदी जी ने बना दिया हो आके, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा नियम था नहीं। तो अगर मोदी जी ने कोई नया नियम बना दिया हो कि चुनाव से पहले आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो सरकार को वो नियम हमें बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, 2020-21 वाला आंदोलन था, उस आंदोलन की समाप्ति के समय भी हमसे कुछ वादे किए गए थे कि भाई एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगले 2-2.5 साल तक हम इंतजार करते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के प्रोग्राम करके सरकार का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते रहे, लेकिन सरकार के कान पे जून तक नहीं रेंगी। तो उसके बाद हमने नवंबर में ऐलान किया था पिछले साल कि हम दिल्ली जाएंगे। तो उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, पूरे 2 महीने थे, 2.5 महीने थे सरकार के पास। सरकार ने गंभीरता से बात क्यों नहीं करी? जब हमने 13 फरवरी की तारीख नज़दीक आ गई तो सरकार ने 8 फरवरी को पहली मीटिंग की, 12 फरवरी को दूसरी मीटिंग करी, 13 फरवरी को, माफ़ कीजिएगा, 15 फरवरी को तीसरी मीटिंग की और चौथी मीटिंग 18 फरवरी को करी। तो उस समय भी अगर आप देखोगे, 13 फरवरी से हम यहाँ पे आए, 16 मार्च को आचार संहिता लागू हुई, 1 महीना 3 दिन का समय था सरकार के पास। सरकार ने क्यों नहीं मांगों को पूरा किया? एक बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में देखिए, कहने को तो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज यहाँ पे राजनेता सिर्फ एक ही बात से डरते हैं कि कभी भाई लोग चुनाव में हमें वोट ना दें, कभी हमारी कुर्सी छिन जाए। इस चीज से तमाम पार्टियों के राजनेता डरते हैं। उन तमाम पार्टियों के राजनेताओं को अपनी कुर्सी से मतलब है, लोगों के मुद्दों से, लोगों की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है उनको। ये तो एक ही चीज से डरते हैं कि भाई चुनाव आ गए। आप एक बात बताइए मुझे, 5 साल पूरी एक टर्म होती है, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, किसी भी पार्टी का राजनेता चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद अगले 4-4.5 साल तक गांव में जाता है? कभी पूछा उन्होंने कि किसानों की समस्याएं क्या हैं, गलियों की स्थिति क्या है, और क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है, बच्चों के लिए शिक्षा, उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटी क्या है? क्या किसी ने पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले ही आने लग जाते हैं। तो भाई जब चुनाव से पहले ही 3-4 महीने पहले आते हैं तो उसी समय तो उनसे सवाल पूछेंगे, उसी समय तो उनसे जवाब मांगेंगे कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो उसी समय तो दबाव बनाने का समय है ना। तो निश्चित तौर पे हमने उस चीज को देखते हुए कि भाई
ये वो समय है, हमें दबाव बनाना चाहिए अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा या नुकसान करने का हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने किसानों पे गोलियां चलाएगी, 800 से अधिक किसानों को शहीद करेगी, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार भाई के ऊपर गाड़ियां चढ़ाएगी, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कह के उनको बदनाम करने की कोशिश करेगी, फॉरेन फंडिंग जैसे झूठे आरोप लगाएगी, महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटेगी, वो महिला पहलवान जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया ओलंपिक में मेडल जीत के, जो हरियाणा के सरपंच जिन्होंने, जो एक चुनी हुई सरकार होती है गांव की, उनको लाठियों से पीटने का काम किया, जो गांव को आंड के जो नौजवान बच्चे अपना तैयारी करते थे, प्रैक्टिस करके फौज में जाते थे, देश की सेवा करते थे, रोजगार भी पाते थे, उनका सपने चकनाचूर कर दिए और अग्निपथ जैसी योजना लेके आ गए। तो भाई साधारण सी बात है, जो सरकार ऐसे गलत काम करेगी निश्चित तौर पे लोग उसका विरोध करेंगे और लोग उसी रेशो में ब्याज समेत उसका जवाब भी देंगे। तो ये एक स्वाभाविक बात है। 2000 अच्छा एक बात और कहूंगा मैं, 2014 से पहले जब अन्ना हजारे और रामदेव जी आंदोलन करते थे, तब तो कभी भाजपा ने ये नहीं कहा कि भाई चुनाव से पहले आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, आप चुनाव के बाद आंदोलन करना, ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतंत्र की और ये सारी चीजें होती हैं। अब कुहार साहब, एक सवाल ये है कि चलिए आपने चुनाव का समय चुना, लेकिन आपने एक ऐसा माहौल बना दिया, आप लोगों पर, खासकर किसान नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया हरियाणा पंजाब के अंदर कि नेताओं को प्रचार करने के लिए आप गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? अगर आपका आंदोलन ही है तो आप अपना आंदोलन करिए, लेकिन नेताओं को तो कम से कम गांव में जाने दीजिए। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखिए ये कहना उचित नहीं है कि हमने ये समय चुना आंदोलन करने का। आंदोलन पहले भी लगातार जारी है। 11 दिसंबर 2022 को जब हमारे आंदोलन खत्म होने का 1 साल पूरा हुआ था, हमने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने हजारों किसानों की संख्या के साथ सिंगू बॉर्डर के नजदीक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पे बड़ा प्रोटेस्ट एक दिन का किया था सरकार को याद दिलाने के लिए। उससे पहले हम 2022 में ही अगस्त में 25,000 किसान दिल्ली गए थे जंतर मंतर पे एक दिन के लिए। माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने अपना मांग पत्र सौंपा, माननीय कृषि मंत्री जी तक भी अपना मांग पत्र पहुंचाया। उसके बाद तमाम हमारे कार्यक्रम, तमाम यात्राएं, तमाम रैलियां होती रही। हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र पहुंचाते रहे, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जब उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी तो फिर हमारी मजबूरी बनी। और जहां तक आपका सवाल है कि भाई लोकतंत्र है, उनको प्रचार करने जाना चाहिए, ठीक है, बात जाना चाहिए। हमने दोनों मोर्चों ने ये कॉल दी कि भाई उनसे सवाल जवाब करो, उनसे पूछो कि आपने एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया, उनसे पूछो कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की, उनसे पूछो कि सत्ता में आने से पहले आपका वादा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 8.5 साल में आपने, जो 2022 तक का समय, उसमें आपने स्वीकार किया संसद में कि आपके 8.5 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ बच्चे बच्चियों ने सरकारी नौकरी के फार्म भरे, लेकिन आप 7,32,000 को ही नौकरी दे पाए। 8.5 साल में मात्र 7,32,000 को। लोग जानना चाह रहे हैं ये सारी चीजें कि भाई आपने 2016-17 में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करना बंद क्यों कर दिया। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो फसल बीमा योजना आपने गुजरात में बैन कर दी, जहां पे खुद की आपकी सरकार है, ये कह के कि भाई इस बीमा योजना से किसानों को घाटा और कंपनियों को फायदा होता है, वो बीमा योजना हरियाणा में क्यों जारी है? उस बीमा योजना के माध्यम से आप हरियाणा के किसानों की लूट क्यों कर रहे हो? उस योजना के माध्यम से आप बीमा कंपनियों की जेबें क्यों भरने का काम कर रहे हो? तो ये सारी चीजें लोग पूछना चाहते हैं। जब वो जवाब नहीं देते हैं तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। तो ये एक पूरी स्वाभाविक प्रोसेस है। देखिए, आप किसी किसान को सर में गोली मार के 22 साल के लड़के को शहीद करेंगे, आप 25-25 साल के नौजवानों की आंखों की रोशनियां छीनेंगे, तो स्वाभाविक बात है लोगों में उसके प्रति एक रोष होगा। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम थे हरियाणा में, तो हमारे किसान नेताओं को आज पूरे हिसार में गिरफ्तार कर लिया गया, घरों में नजरबंद कर दिया गया। क्यों भाई? वो यही तो कह रहे थे कि हम अपने देश के गृह मंत्री से सवाल पूछने जाना चाह रहे हैं। हम उनसे ये पूछने जाना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिस आशीष मिश्रा ने किसानों को लखीमपुर खीरी में अपनी गाड़ियों के नीचे कुचला, उसके पिता अजय मिश्रा जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जो 120B के दोषी हैं उस मामले में, 120B मतलब षड्यंत्र रचने के दोषी हैं, आप 4 दिन पहले उनके वहां जाते हैं और एक रैली में उसको खड़ा करके कहते हैं कि अजय मिश्रा टैनी को जिता दो, मैं इसको बड़ा आदमी बना दूंगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, देनी तो चाहिए थी आपको सजा उसको कि भाई तेरे बेटे ने गाड़ियों के नीचे कुचला, तू 120B का दोषी है, तू जेल में जाना चाहिए। गृह मंत्री का तो यही तो काम होता है ना, आंतरिक सुरक्षा की। लेकिन उसको सजा देने की बजाय माननीय गृह मंत्री जी उसको शाबाशी दे रहे हैं
तो इसका मतलब एक यही हो गया ना कि किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे जिसने कुचला, उसके पिता को जो 120 का दोषी है, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो इसीलिए स्वाभाविक बात है, लोग सवाल जवाब करते हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोगों में विरोध है। तो ये तमाम सवाल जो आरोप के थे, जो आप लोग लगातार जी। मैं एक चीज आपको और बता दूं, लोग बार बार एक बात, अभी आप थोड़ी देर पहले आप एक बात पूछ रहे थे कि भाई आंदोलन में फंडिंग कहाँ मैं से? वही सवाल आपसे हाँ, कर रहा था करिए, आप बताइए। कि जो तमाम सवाल आरोप लग रहे थे वो मैंने तमाम आपसे पूछने की कोशिश की। एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार सोशल मीडिया हो या लोगों के मुंह से, क्योंकि जब भी किसान तक लाइव चलाता है तो उसमें एक सवाल ये आता है कि भाई इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, किसानों ने सड़कें जाम कर दी, रेलवे लाइन रोक दी, और इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ये तीन सवाल जब मिक्स होकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा जवाब मिले जिससे वो लोग भी संतुष्ट हो सके जो ये सवाल पूछ रहे हैं, और हमको भी मालूम हो सके कि आप लोग कहाँ से इतना बड़ा इंतज़ाम करते हो, जो हज़ारों लोगों को लंगर खिलाते हो। और मैं तो ये देखता हूँ कि रोड से चलने वाले जो यात्री हैं वो भी आपका लंगर खा रहे हैं। देखिए, जो ये लंगर की सेवा है, ये तो गुरु नानक जी के आशीर्वाद से चल रही है। ये किसी व्यक्ति ने नहीं चला रखी, वो परमात्मा का, उस वाहिगुरु का आशीर्वाद है। उसके कारण ये सैकड़ों सालों से लंगर चलता आया है, और लंगर वाहिगुरु के, परमात्मा के आशीर्वाद से हमेशा चलेगा भी। जब बाढ़ आती हैं, जब केरल में कहीं बाढ़ आई तो सरदार भाईचारा वहाँ पे सेवा करने के लिए गया। बाढ़ में जब वो इतने तक डूब गए थे पानी में, फिर भी वो घरों तक भोजन पहुंचा रहे थे। जब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये लंगरों के लिए फंडिंग कहाँ से आ गई, तब क्यों नहीं पूछा भाई किसी ने। अभी घग्गर का पानी पंजाब में, हरियाणा में बहुत हिस्से में फसलें बर्बाद कर दी थी, लोगों के घरों में नुकसान कर दिया था। उस समय ये किसान भाईचारा सबसे पहले आगे आया और इसने सेवा करी। जो लोग खेती नहीं करते, अपने घरों में कैद हो गए थे, उन तक भी इन्होंने भोजन पहुंचाया, सारी सेवाएं पहुंचाई। तब किसी ने क्यों नहीं पूछा कि भाई आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? तब भी तो पूछना चाहिए था ना। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, पिछले आंदोलन के दौरान भी और इस आंदोलन के दौरान भी इस सरकार ने तमाम एजेंसियों से हमारी जांचें करा ली। CBI, NIA, IB, रॉ, CID, पुलिस की स्पेशल सेल, ED, IT, इनकम टैक्स वाले, कुछ भी जांच करा ली इन्होंने। हम कह रहे हैं एक बार दोबारा करा लो सारी जांच। दिक्कत क्या है उसमें? भाई अगर एक पैसे का, 1 रुपया तो छोड़ दीजिए, 1 पैसे का कोई कहीं से ये दिखा दे कि भाई इन्होंने ये पैसा लिया, ये फंडिंग ली, हम सामाजिक जीवन ही छोड़ देंगे अपना। ये गैर जरूरी बेवजह की ये झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक छोटा सा। हमारी 7 मई से एक यात्रा शुरू होती है हरियाणा में, किसान इंसाफ यात्रा। और वो यात्रा शुरू में किसान तक ने उसे बहुत बढ़िया तरीके से कवर भी किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी कहते हैं विशेष तौर पे। वो यात्रा आपके पत्रकारों ने कवर किया, आपके साथियों ने कवर किया। वह किस तरीके से दोपहर की 50 डिग्री तक के नज़दीक के तापमान में भी गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। वो खाने का, सारी चीज़ों का, रहने का प्रबंध करते थे। वो सब आपके कैमरे के माध्यम से लोगों ने देखा। तो उस यात्रा का जो समापन जो हुआ, वो कल कैथल में, एक बहुत बड़ा गांव है, हरियाणा के सबसे बड़े गांव में उसकी गिनती होती है, पाई गांव में। वहाँ पे एक बड़ी अनाज मंडी में बड़ी रैली करके उस यात्रा का हमारा समापन हुआ, जिसमें हमारे तमाम किसान नेता पहुंचे। तो जब हम उसके लिए गए पाई गांव में आज से 10-12 दिन पहले, और हमने गांव के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई हम चाहते हैं कि समापन यहाँ किया जाए, क्योंकि कैथल एक ऐसी जगह है जो दाते सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर के भी नज़दीक है, शंभू बॉर्डर के भी नज़दीक है। तो वहाँ का जो एक ऐलान होता है, उसकी दोनों मोर्चों को मजबूती हमारी मिलती है। तो गांव वालों ने कहा कि भाई हम 2 दिन के बाद अपना पूरा गांव इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे। 2 दिन बाद उन्होंने अपना पूरा गांव इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई हम तन मन धन से इस आंदोलन के पहले से साथ हैं, और ये बड़ी महापंचायत, बड़ी महारैली करने की जिम्मेदारी पूरा गांव लेता है। उस गांव की 36 बिरादरी ने, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने, हर घर से सहयोग इकट्ठा किया, और लाखों की संख्या में उन्होंने वो सहयोग इकट्ठा किया, और उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी। कल जो भी लोग पंजाब से भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें भी 40-40 साल हो गए। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भाषण में उन्होंने बोला कि मुझे 40 साल हो गए आंदोलनों में, जेल में गए, सारा संघर्ष किया, लेकिन पिछले आंदोलन से जो पंजाब के भाइयों से, जो हरियाणा वालों ने लंगर चलाना सीखा, तो मैं आज ये बात कहता हूँ, ये डल्लेवाल साहब के शब्द थे
उन्होंने कहा ये मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ आज कि भाई ऐसे लंगर की सेवा मैंने बहुत कम देखी। यानी हरियाणा वाले पंजाब वाले भाइयों से सीख के बहुत आगे निकल रहे हैं अब लंगर की सेवा के मामले में भी। तो ये उनके शब्द थे, वो उस गांव ने इंतजाम करे। वो गांव वाले बोले कि हमारे हरियाणा से, हरियाणा के कोने कोने से किसान मजदूर भाई आएंगे, 45-40 डिग्री के आसपास का तापमान है, लू चल रही है, भाइयों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 40 बड़े कूलरों का इंतजाम कर रखा था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे जो किसानों के विरोधी हैं, भाई कूलर कहां से आ गए इनके पास? अरे दिन सुबह से लेके शाम तक संघर्ष करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो नौजवान साथी, मैं कहूंगा भाई को, ये उधर खड़ा है, इसका नाम है भोला, ये रोहतक से आता है। इसने अभी गर्मी के समय अपने 1.5-2 किले गेहूं की लामनी करी, मतलब दराती से लेके अपना सारा गेहूं काटा। ये है विजयपाल जी, ये हिसार से आते हैं, माजरा गांव से। इन्होंने इस आंदोलन में इतना संघर्ष किया है, अपना खून पसीना अपना बहाया है। इस आंदोलन की तैयारी के लिए जो नारनौंद में रैली थी उसमें दिन रात इन्होंने एक कर दिया। तो इनके कारण ये मोर्चे चलते हैं। ये जो आपके पीछे हमारे बैठे हैं, इनका नाम है वीरेंद्र जी, ये सोनीपत से हैं, ये शामड़ी गांव है इनका। और इनके गांव के बारे में एक बात बता दूं, इनके गांव ने एक बार जब आजादी मिली 1947 से, उससे पहले अंग्रेजों की ट्रेन गुजर रही थी वहां पे, हथियार लेके, जिन हथियारों का इस्तेमाल करके हमारे क्रांतिकारियों को मारा जाता था अंग्रेजों द्वारा, उनकी ट्रेन लूट ली थी इनके गांव वालों ने, कुछ नौजवानों ने इकट्ठा होके। तो अंग्रेजों ने पूरे गांव को घेर लिया और जो नंबरदार होते हैं, नंबरदारों को बुलाया कि भाई उन लोगों के नाम दो जिन्होंने ट्रेन लूटी है। गांव में इतनी एकता थी, गांव ने कहा कि नहीं, वे नाम नहीं देंगे। अंग्रेजों ने 12 नंबरदारों को पेड़ों पे बांध के फांसी पे तोड़ दिया, लेकिन एक का भी नाम नहीं बताया। इस आंदोलन के शुरुआत के समय 12 फरवरी को गांव शामड़ी से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां पे कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया आसपास के सारे गांवों में। कई महीने तक रैपिड एक्शन फोर्स बहुत बड़ी संख्या में गांव में पड़ी रही। पूरी पुलिस आज भी दिन रात वहां घूमती है। इन लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। अभी जब कल की रैली के लिए आ रहे थे तो उस समय भी इनको रोकने के प्रयास करे गए। ये मेरे बाईं तरफ जो बैठे हैं, इनका नाम है एडवोकेट साहब है, ये हमारे एडवोकेट हर्षदीप गिल जी, बहुत पढ़े लिखे हैं। इनकी आज एक वीडियो वायरल हो रखी है, आज नहीं कई दिनों से वीडियो वायरल हो रखी है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा वालों ने नेशनल हाईवे पे अपने झंडे लगा रखे थे। तो ये पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि कानून को बारीकी से, कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इन्होंने सारे झंडे उतार दिए इन्होंने, वो सारे। तो ये 2020 के आंदोलन से पहले बढ़िया वकालत करते थे। इनका छोटा बेटा है तीसरी चौथी क्लास में, गुरनूर सिंह उसका नाम है, ठीक है। परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, आज भी चल रहा है वाहिगुरु की कृपा से। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस दिन इन्होंने अपना वकीलों वाला कोट टांग उतार के खूंटी पे टांगा था। उसके बाद कभी कोर्ट नहीं गए, प्रैक्टिस छोड़ दी, दिन रात सेवा कर रहे हैं। अभी भी जो चंडीगढ़ में जो एक कमीशन बना है पूरे इसकी जांच करने के लिए, वहां पे जो बयान दर्ज कराने थे माननीय रिटायर्ड जज महोदया के सामने, वहीं से ये अभी आ रहे हैं वहां से। दिन रात इन्होंने एक कर रखा है, कई बार जेल में भी गए हैं, यातनाएं सही हैं। तो इन लोगों ने आंदोलन को मजबूती से खड़ा किया। इधर हमारे लखविंदर सिंह जी हैं, ये कल जब रैली में आ रहे थे, सुबह सुबह 15-16 पुलिस के जवान इनके घर पे पहुंच गए, इनको घर पे नजरबंद कर लिया। ये आतंकवादी है भाई, ये कोई या उग्रवादी है? आप सुबह सुबह जाके इनको रोक दे रहे हो, इनको ये क्या मतलब है? आप किसानों को रोकोगे, किसानों पे लठ मारोगे, किसान नेताओं को घर में नजरबंद करोगे, और फिर आप ये भी उम्मीद करोगे कि किसान आपसे सवाल भी ना पूछे, ये तो फिर नहीं चल पाएगा ना, फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये भाई का नाम है, ये हमारा साथी है जींद से, कृष्ण नाम है इसका। इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि पिछला आंदोलन जब शुरू हुआ 2020-21 वाला, तो ये पहले दिन आंदोलन में गया था और 378 दिन के बाद, आंदोलन जीतने के बाद ही अपने गांव में ये वापस आया था। और इसके अलावा जो ये वाला आंदोलन है 13 फरवरी को शुरू हुआ, तो 8 फरवरी को अपने घर से निकला ये दराती लेके, ठीक है, अपने पशुओं के लिए हरा चारा लेने के लिए, बरसिम काटने के लिए गया था। अपने घर वालों को ये कह के भाई मैं बरसिम काटने जा रहा हूं, तो ना तो ये वापस गया घर पे, ना ही वो बरसिम वापस गई, और ना ही वो दराती वापस गई। ये इनके परिवार वालों ने बताया। वो बोले ये तो भाई उसी दिन से आंदोलन में आ गया, 8 फरवरी से आंदोलन में यहाँ पे आए थे ये, और आज देख लो कितनी तारीख हो गई है, लगातार सेवा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भाई आंदोलन चलाते हैं। वे हमारे प्रेम जी हैं, वे हिसार के रहने वाले। देखो इनकी बुजुर्ग अपने पोते पोती खिलाने की है इनकी उम्र, लेकिन आज भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये हमारे साथी हैं शरावत साहब हैं, ये रोहतक से हैं, ये भी यहाँ पे लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं। इनकी एक वीडियो बड़ी लोगों ने बड़ी वायरल हुई इनकी, कुछ 7-8 दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज तूफान आ गया था, हमारे टेंट तंबू ये सब उड़ने लग गए थे। तो ये बेचारे इसकी पाइप पकड़ के झूल रहे हैं, और वो इनको समेत टेंट तंबू, हवा जो थी टेंट तंबू इनके समेत ही उड़ा लेगी। तो ये लोग संघर्ष वाले लोग हैं,
ये लोग कोई किसी के कहने से नहीं आए हुए, जिंदा जमीर वाले लोग हैं, जिंदा जज्बे वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं हिसार से, ये हमारा नौजवान भाई है अंग्रेज, अभी इसके बच्चों के पेपर चल रहे थे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो 12वीं के बच्चों के पेपर चल रहे थे। तो परिवार की उम्मीद क्या होती है कि भाई इतना महत्वपूर्ण क्रूशल समय है तो माँ बाप को, पिता को बच्चों के पास रहना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे आंदोलन में थे, हमारे साथ यहाँ पे गोलियों का सामना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है, और जहां तक बात आपने इसमें एक बात और कही, इस ऐसे नौजवानों के जज्बे से तो आंदोलन चलता है। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मेरे पास एक ही नंबर है, एक ही मेरे पास अकाउंट नंबर है और एक ही मेरा मोबाइल नंबर है। ये देखो, मैं जितनी भी तेल की भी पेमेंट होती है, गाड़ी में जो तेल डलवाते हैं, जो यूनियन के काम में ही चलती है, अब ये सारे देख लो, ये सारी की सारी ऑनलाइन पेमेंट हो रखी है। आपको देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, चौधरी सर्विस, जिस पेट्रोल पंप पे बैठे हैं चौधरी सर्विस ही है ये, चौधरी सर्विस, श्री राम गोपाल फ्यूल स्टेशन, ठीक है, फिर चौधरी स्टेशन, फिर ये देखो अनुपम फिलिंग स्टेशन। तो जितनी भी ये हमारी पेमेंट हो रखी है, सारी अकाउंट से ही हो रखी है। अकाउंट से पेमेंट हो रखी है मतलब सरकार एक एक पैसे का हिसाब किताब ले सकती है, खातों को चेक करके। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मेरा जो परिवार है, मेरे परिवार में मेरे दादाजी रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, उनको पेंशन मिलती है। मेरी दादी रिटायर्ड टीचर थी, 2008 में उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मेरी माताजी घर पे रहती हैं। मेरा भाई सरकारी स्कूल में टीचर है। मेरी भाभी पीजीटी की प्राइवेट की टीचर है। मेरे चाचा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। मेरी चाची है, वो गवर्नमेंट जॉब करती है हेल्थ डिपार्टमेंट में। और जो छोटे भाई हैं, मतलब पापा चाचा साथ में हैं, तो जो छोटे भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है, वो इंग्लैंड गया हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए, बढ़िया सतर पे क्रिकेट खेलता है। और जो सबसे छोटा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है मध्य प्रदेश में। तो उस परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से हमारी 6-6.5 एकड़ जमीन है, खेती भी ठीक ठाक होती है। दिल्ली के लगते हमारे गांव हैं, तो वहाँ 1-1 एकड़ जमीन की कीमत 5-5, 6-6 करोड़ रुपया हो रखी है। लेकिन जमीन से लगाव है, जमीन हम ना तो हमने बेची ना ही हम बेचेंगे, ऐसी हमारी सोच है। कोई मजबूरी बन जाए तो वो अलग बात है। तो परिवार वाले परमात्मा की दया से सारे खुश हैं, 2 पैसे इज्जत से ईमानदारी से कमा रहे हैं। अब सारे कमाने वाले हो गए तो कोई खर्च करने वाला भी तो चाहिए ना। तो परमात्मा ने, वाहिगुरु ने हमारी ड्यूटी खर्च करने वालों में लगा दी। तो वो हर महीने 1 लाख रुपया तेल के लिए देते हैं मेरे को। ठीक है भाई, तू सेवा कर रहा है, कर तू। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हम साथ में पढ़ते थे, आज जिनका बहुत बड़ा सिस्टम है और बड़े अच्छे तरीके से अपना वो बिजनेस भी करते हैं, अपनी जॉब भी करते हैं, वो साथी भी अपनी ड्यूटी मान के महीने के 2,000-3,000 रुपया सहयोग के तौर पे भेजते हैं कि भाई जो सेवा कर रहे हो, सेवा पूरी करनी है, पीछे नहीं हटना, किसी चीज की कमी नहीं मानना। और एक आखिर में एक ये बात कह दूं, मैं, मेरा एक तजुर्बा है 13-14 साल के सामाजिक जीवन का। अगर आपकी नीति सही है, अगर आपकी नीयत सही है, तो आप काम कीजिए। आपका कोई भी काम पैसे की कमी से नहीं रुकेगा। ये परमात्मा, ये प्रकृति, ये वाहिगुरु, ईश्वर, अल्लाह, ये सारी ताकतें पूरा जोर लगा देंगी आपको सफल करने के लिए। अगर आपकी नीति नेक होगी, अगर आपकी सोच नेक होगी, नीयत नेक होगी, तो सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति लग जाती है आपको सफल बनाने के लिए। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, सरकार बेवजह का बदनाम करने की बजाय लोगों को कि भाई फंडिंग ले ली, फलाना कर लिया, ढिकड़ा कर लिया, सरकार मुद्दों को हल करने का प्रयास करे, किसानों की मांगों को माने। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा अगर कहें इसे तो यही है कि कुहार साहब, फंडिंग कहाँ से होती है, तो उन्होंने बता दिया कि उनके घर ही से फंडिंग हो रही है। और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह फंडिंग होती है उनकी। तो फंडिंग को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा इस आंदोलन का आप मान सकते हैं आज की रात में। कुहार साहब, आखिरी सवाल, कम शब्दों में आपसे जवाब चाहूँगा और आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि आज आपने शंभू रेलवे स्टेशन का जो आपका आंदोलन था वो आपने ख़त्म कर दिया या स्थगित कर दिया, जो भी है। अब उसके बाद क्या हासिल हुआ वहाँ से रेलवे ट्रैक पर बैठने के बाद, और क्या कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहाँ से भी हट जाएंगे या यहाँ से भी आप लोग हटने की बात करेंगे, या कोई ऐसी मध्यस्थता की बात बन जाएगी, कुछ ऐसा, कोई ऐसा ऐलान किसान नेताओं की तरफ से या आपकी कोर कमेटी की तरफ से कि हो सकता है क्या जल्द? देखिए, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक सड़क से उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो रेलवे पे मोर्चा लगाया गया था, वो 3 साथी जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए लगाया गया था। पुलिस प्रशासन पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई आप जमानत करा लीजिए,
जमानत हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपोज नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, आप इनको रिलीज कीजिए। तो वहाँ पे बात अटकी हुई है। तो उस चीज़ की फॉर्म अभी बदल दी है। वो आंदोलन, उनकी रिहाई का मुद्दा हमारे लिए अभी भी रहेगा, वो फॉर्म अभी उसकी बदल दी है। वो वहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक पे बैठे थे, अब फॉर्म ये कर दी गई है कि भाई आने वाले समय में, वो तारीख का जल्द ही ऐलान 22 तारीख को हम करेंगे, आने वाले समय में हमें भाजपा के जो नेता हैं पंजाब में, हरियाणा में, उनके घरों का घेराव का भी प्रोग्राम दिया जा सकता है। और आगे जो सवाल जवाब हो रहे हैं भाजपा के नेताओं से, उस सवाल जवाब के सारे सिस्टम को भी आगे उस पर भी कुछ तेज करने का फैसला लिया जा सकता है। तो उसकी फॉर्म बदली है। आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा, मजबूती से जारी है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं होगी, तब तक यहाँ सड़कों से उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, और घर वापस तभी जाएंगे जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। तो घर वापस तब जाएंगे जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि रात के इस पहर में जब इतने किसान सड़कों पर हैं और वो अपनी परेशानियों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं और आप लोग अपने कमरों में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप किस पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।